सीएम धामी ने रन फॉर योगा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। योग दिवस से पहले दिया जागरूकता का संदेश। उत्तराखंड में बन रहा है योग ग्राम। कल्याणपुर में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। 50 बीघा की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। एमडीडीए की अपील, निवेश से पहले वैधता की जांच जरूरी। टीबी अभियान की धीमी शुरुआत पर मुख्य सचिव सख्त। कम स्क्रीनिंग वाले सीएमओ पर कार्रवाई के निर्देश। टीबी मरीजों की 100% जांच 1 हफ्ते में होगी पूरी। देहरादून में नाबालिग से रेप पर भारी हंगामा। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आरोपी परिवार का नाम बदलकर कारोबार करने के भी लगे आरोप। गंगा नदी में डूबे 9 वर्षीय बालक की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। लोगों से सुरक्षित घाटों पर स्नान करने की अपील। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग आज जन जन और घर घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी और ऋषियों की भूमि रही है। राज्य सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए योग ग्राम विकसित कर रही है और देश की पहली योग नीति भी उत्तराखंड में लागू हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश आज योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल। आशीष, योग दिवस की तैयारी किस तरह से उत्तराखंड में चल रही है? आज तो मुख्यमंत्री ने खुद भी योग दिवस में मौजूद रहे, उसकी प्रैक्टिस की और लोगों से कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, क्या संदेश दिया आशीष? बिल्कुल नीरज, योग दिवस को लेकर के उत्तराखंड में उत्साह बना रहता है। हर बार जब भी योग दिवस आता है, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी माना जाता है और हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चारों धाम है, वहां पर आकर के ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं और ये ऋषि मुनियों की भूमि है, देव भूमि है। और योग प्राचीन काल से ही जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसको उभारने में बाबा रामदेव का भी योगदान रहा है, वो भी हरिद्वार में भी कहीं ना कहीं उनका जो भी कार्य देश दुनिया में लोग देखते हैं। और योग को लेकर के उत्तराखंड में पहले से भी जागरूकता रही है और मुख्यमंत्री का भी साफ संदेश है कि योग को घर घर तक पहुंचना चाहिए। घर घर योग पहुंचेगा तो लोग निरोगी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी आशीष, उत्तराखंड योग की जननी रही है, ऋषियों की भूमि रही है। अब राज्य सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए योग ग्राम विकसित कर रही है और देश की पहली योग नीति भी उत्तराखंड ने लागू की है। तो क्या कुछ इसमें रहेगा जो योग ग्राम बन रहा है और किस तरह से लोग इसमें योग करेंगे या किस तरह से सीखेंगे? बिल्कुल, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर योग नीति लागू की जा रही है। देश भर में कहीं पर भी योग को लेकर के पॉलिसी नहीं है और योगा को लेकर के तमाम जो जागरूकता कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। हर साल
अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो, चाहे इससे पहले करीब एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। इससे पहले भी बाद भी और पहले भी करीब एक एक महीने तक इसको लेकर के जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि इसको अपना करके लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपना जीवन कहीं ना कहीं जो कई दवाइयाँ छूट जाती हैं, योग अगर नित्य कोई करे तो कई बीमारियों में फायदा मिलता है। तो इसी को लेकर के जागरूकता जो है फैलाई जाती है। और आज की डेट में 190 देश जो है योग को मानते हैं और योग कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। ऋषिकेश में भी तमाम जगह कार्यक्रम इसको लेकर के आयोजित किए जा रहे हैं। जी 21 जून की क्या तैयारी है आशीष? बिल्कुल नीरज, 21 जून की पूरी तैयारियां हैं। जगह जगह योग दिवस पर लोग योगा करते हुए देखे जाएंगे और कहीं ना कहीं जो देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो भी कई कई माह तक यहाँ पर रहते हैं। ऋषिकेश की बात करूँ, चाहे हरिद्वार की बात करूँ, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर उन्हें शांति मिलती है, लोग पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी यहाँ की शांत वादियों में योगा करने के लिए पहुँचते हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चंपावत जिले में तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। जिला प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटा है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने बताया कि 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और साथ ही सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, समाज संगठनों और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा आप विदित हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून को इस बार बनबसा में इस पर कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसमें हमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश में जो पूरे प्रदेश में जो हमारा योग कार्यक्रम होना है वो उसका प्रारंभ यहीं से किया जा रहा है। देश विदेश से वहाँ पे प्रशिक्षक जो हैं वो पधार रहे हैं। व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसमें योग का मुख्य रूप से पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है। और हम लोगों ने एक सप्ताह पूर्व से ही इसकी तैयारियां की हैं, जिसमें रन फॉर योगा और हमारे स्वच्छता अभियान बनबसा में, चंपावत में और समस्त क्षेत्रों में जो है इसमें गतिमान है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों पर हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नीट परीक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। नीट की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उत्तराखंड के स्थायी निवासी अभ्यर्थी अब उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के निर्देश पर यह सुविधा 19 जून से 23 जून तक लागू रहेगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस में अपना वैध नीट प्रवेश पत्र कंडक्टर को दिखाना होगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नीट के एग्ज़ाम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशानुसार जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में रीअपियर हो रहे हैं, उनको परिवहन निगम की जो बसें हैं उनमें फ्री यात्रा कराई जाएगी उनके एग्ज़ाम सेंटर तक के और एग्ज़ाम सेंटर से उनके घर तक के लिए। ये जो छूट है वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसमें लागू रहेगी। इसके लिए जो भी स्टूडेंट है या परीक्षार्थी है वो अपना एडमिट कार्ड कंडक्टर को दिखाएगा और उसके आधार पर उसको फ्री में यात्रा कराई जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। टीबी मुक्त भारत अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सख्त नाराजगी दिखाई है। समीक्षा बैठक में 60% से कम स्क्रीनिंग वाले जिलों के सीएमओ के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर सभी टीबी मरीजों की 100% जांच पूरी करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अभियान की रोजाना समीक्षा अब डीजी हेल्थ स्तर पर होगी। हाई रिस्क गांवों में स्क्रीनिंग बढ़ाने और तय लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं की समय पर जाँच और हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून से पहले दूरस्थ क्षेत्रों की हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम में शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून से सटे सहसपुर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई की है। कल्याणपुर से करीब 50 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान प्लाटों का चिन्हीकरण और बिना अनुमति बनाई गई सीसी सड़क को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एमडीडीए के मुताबिक भूस्वामी द्वारा बिना स्वीकृत आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जो नियम के अनुसार अवैध पाई गई। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया। एमडीडीए ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें। इस खबर पर हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है अवैध प्लॉटिंग पर, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि तमाम ऐसे बिल्डर होते हैं, तमाम ऐसे कॉलोनाइजर्स होते हैं जो अवैध प्लॉटिंग करते हैं, लोगों का पैसा तो ले लेते हैं। इसमें किस तरह से अब एमडीडीए कार्रवाई कर रहा है आशीष? बिल्कुल नीरज, एमडीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है और सहसपुर क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा आपको बताऊं कि विकासनगर तहसील में ऐसे सबसे ज्यादा मामले अभी सामने आ रहे हैं। और हाल ही का जो मामला है सहसपुर के कल्याणपुर क्षेत्र का, जहां पर 50 बीघा जमीन अवैध रूप से वहां पर प्लॉटिंग की गई थी और बाकायदा सीसी रोड भी बनाई गई थी, उसको जो है एमडीडीए ने ध्वस्त किया है। ऐसे कई मांड शहर के अंदर भी हैं, शहर के आस भी हैं, और नगर क्षेत्र हो, ऋषि क्षेत्र हो, डोईवाला हो, सूरी हो, लगातार एमडीडीए की टीम करती रहती है। समय समय पर मामले सामने आते रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर भी जो से बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दोबारा से वो जो है ऐसी जमीनों के साथ खेल करना जो है वो कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं, और जो एमडीडीए के प्रकाश में आ जाता है उसमें तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कैसे मामले होते हैं जहां पर एमडीडीए की नजर भी नहीं पहुंचती है। एमडीडीए को भी और सतर्कता से ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी आशीष, इसके अलावा और कहां कार्रवाई हो रही? उत्तराखंड में इस तरह के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या इस तरह के जो बिल्डर हैं वो आखिरकार लोगों को ही ठगते हैं, तो अपील क्या की है एमडीडीए ने लोगों से कि किस तरह से ऐसे लोगों से बचें? बिल्कुल, एमडीडीए के अफसरों का साफ कहना है कि जो भी अगर प्लॉट लेना है, जमीन खरीदनी है या फिर मकान लेना है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं एमडीडीए से अप्रूव है कि नहीं है, इसकी रजिस्ट्री है कि नहीं है, राजस्व विभाग में इसके क्या कागजात सही है कि नहीं है, वो सभी चीजें चेक करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में लोग ठगे जाते हैं और बिल्डर तो कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की गाड़ी कमाई होती है अपने जीवन भर की, वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में लूट जाती है। उनके हाथ में तो पैसा रहता है, न ही प्लॉट रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। घायल आरोपी की पहचान लुकमान के रूप में हुई। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और अमानतगढ़ फैक्ट्री फायरिंग कांड से जुड़ा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। फरार आरोपी गुलजार की तलाश में पुलिस की कई टीमें कॉम्बिंग अभियान चला रही हैं। पुलिस इस मुठभेड़ को अमानतगढ़ फैक्ट्री फायरिंग के मामले से जोड़कर जांच कर रही है। इसमें थानाध्यक्ष बुग्गावाला, इनकी दोनों चेकिंग थी कल रात्रि में, तो ये रात्रि चेकिंग कर रहे थे। तो विलेज है बंजारावाला, हमारा सहारनपुर बॉर्डर पे लगता है ये। तो वहाँ पे देर रात को दो लोग बाइक से आते हुए दिखे, तो काफ़ी देर का समय था, तो इनको रुकने के लिए बोला गया, रुके नहीं। जब इनको गाड़ी घुमा के इनको चेस करने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। और जब फायर हुआ तो उसके जवाबी कार्रवाई में जो ये दो लोग मोटरसाइकिल पे थे, एक के फायर लगा और एक बदमाश भाग गया वहाँ से। जिसके फायर लगा ये लुकमान है, पुत्र गुफरान, इसके पैर में गोली लगी है और इसको फिर तत्काल जो है सिविल हॉस्पिटल रोड के लेके गए हैं। और जो दूसरा बदमाश है गुलजार, वो फरार हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। यहाँ झंडा बाजार स्थित मालियाना मोहल्ले में एक संवेदनशील मामले को लेकर तनाव का माहौल बन गया। 17 वर्षीय लड़के पर 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में लोगों का आक्रोश बढ़ गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपी के परिवार पर दुकान का नाम बदलकर दूसरे नाम पर कारोबार चलाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। 18 जून को कोतवाली क्षेत्र में चौकी लक्की बाग में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें पीड़िता की मां ने बताया कि जिस घर में वो रहते हैं, 2 मंजिला मकान जिसमें वो रहते हैं, उसके ऊपरी कमरे मंजिल में शौचालय बना था। 1 बजे इनकी बेटी शौचालय यूज़ करने के लिए ऊपर गई और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आई तो इनके द्वारा वहाँ पे जाके देखा गया। जब वहाँ ये गई तो इनके द्वारा देखा गया कि इनकी बेटी वहाँ रो रही थी। पूछने पे इनकी बेटी द्वारा बताया गया कि मकान मालिक के भांजे द्वारा इनको जबरन बाथरूम में खींच के इनके साथ गलत काम किया गया। इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र स्थित हरिपुर कला में गीता कुटीर धाम घाट पर नदी में नहाने के दौरान 9 वर्षीय बालक तेज बहाव में बहकर डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और डीप ड्राइविंग की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि देर शाम तक बालक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। डूबे बालक की पहचान दिल्ली के रहने वाले कुश शर्मा के रूप में हुई, जो अपने परिवार के साथ यहां आया था। बताया जा रहा है कि उसे बचाने के प्रयास में उसका भाई भी बहाव में फंस गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है और लोगों से सुरक्षित घाटों पर स्नान करने की अपील कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत मुख्य बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दिन रात सघन पैदल गश्त की जा रही है। रुद्रपुर के एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि 4 धाम यात्रा के दौरान सभी धामों में सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। बैरियर, चेक पॉइंट्स और वाहनों की जांच के साथ साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा होटल, ढाबों और ठहरने के स्थानों पर यात्रियों की पहचान और रिकॉर्ड की भी जांच कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। हमारी 4 धाम की यात्रा चल रही है। इसमें सभी धामों में पुलिस लगातार सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न अभियान चला रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस भी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के तहत समय समय पर चेकिंग करती है। चेकिंग के साथ साथ हमारी जो पैदल गश्त रहती है वो भी यहाँ पर प्रभावी रूप से की जाती है। रात्रि के समय, शाम के समय जो हमारे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अब पुलिस द्वारा पैदल गश्त की जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारे अनेक बैरियर हैं या फिर चेक पोस्ट हैं, वहां पर वाहनों की चेकिंग की जाती है। वाहनों की चेकिंग में हम लोग यातायात नियमों के उल्लंघन को देखते हैं। उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार का अवैध पदार्थ, अवैध शराब, मादक पदार्थ या फिर कोई भी अवैध हथियार। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी के निदेशक और मुख्य वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से उन्हें भारत के लोकपाल में संयुक्त सचिव स्तर पर कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ये आदेश उत्तराखंड के अतिरिक्त सचिव हिमांशु खुराना द्वारा 13 जून को जारी किया गया। आदेश के अनुसार लोकपाल संस्था लोकपाल ऑफ इंडिया द्वारा इस विज्ञापित पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है। इस निर्णय के बाद उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का रास्ता साफ हो गया है। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून के रिस्पना नदी को नया जीवन देने की दिशा में जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजीव नगर क्षेत्र में चल रहे सफाई और पुनरुद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर सौरभ थपरियाल और मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे भी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रिस्पना को कूड़ा घर नहीं बनने दिया जाएगा और मानसून से पहले ही नदी की व्यापक सफाई प्राथमिकता है। नगर निगम द्वारा 12 जेसीबी और 15 डंपर्स की मदद से युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। मार्च से अब तक करीब 17,000 मैट्रिक टन कूड़ा उठाया जा चुका है। प्रशासन ने अनट्रीटेड नालों के उपचार और नदी संरक्षण के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना तैयार करने की भी बात कही है। इस संबंध में मैं अभी नगर निगम का बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने आज 12 जेसीबीज और
लगभग 10-15 डंपर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरी और जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने प्लान किया था कि कंबाइंड एफर्ट कन्वर्जेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। और इसमें जो नमामि गंगे की हमारी जो जिला गंगा स्वच्छता समिति होती है उसमें भी इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि कौन से एरिया में गार्बेज की डंपिंग हो रही है या उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना है, या कई सारे जो हमारे बिना ट्रीट किए हुए नाले इसमें जो गिरेंगे या ड्रेन्स आ रहे हैं उन्हें भी कैसे ट्रीट किया जाना है। प्लस साथ ही इस रिवर के रिजुविनेशन को लेके हम लोग एम्बिशियस तरीके से ट्राई करेंगे कि इसे वापस से जो एक पूर्व में भी इस तरीके का जो अभियान किया गया था तो उसे बेटर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ग्राउंड पे। देहरादून में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ा अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में खास तौर पर राजपुर रोड समेत विभिन्न मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों, साथ ही सड़क किनारे खड़े फल के ठेले लगातार यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 100 वाहनों का चालान किया और उनसे 70,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया, जबकि 100 चालान न्यायालय के लिए भेजे गए और 29 वाहनों को सीज किया गया। वहीं 80 फल ठेले वालों के संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार ये अभियान जारी रहेगा। देहरादून की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।